हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की हिस्ट्री की क्लास को शुरू करते हैं। आज ये तीसरी क्लास है और तीसरा चैप्टर भी है आरंभिक नगर। तो आज के इस लेसन में आरंभिक नगरों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लिखा है पुराने भवन का संरक्षण। लिखा है जसप्रीत और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनकर जसप्रीत और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। अब लिखा है हड़प्पा की कहानी के बारे में। तो आपको इससे 1 या 2 प्रश्न मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये याद रखना है, जो हड़प्पापुरा स्थल मिले थे तो वो आधुनिक पाकिस्तान में है। ये भी यह बात याद रखनी है। आगे लिखा है उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो लगभग 150 साल पहले पंजाब में जब पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई गईं तो वहां पर हड़प्पा के पुरा स्थल मिले। तो इंजीनियरों ने क्या किया कि उनमें से अच्छी ईंटों को निकाल लिया, जिससे जो इमारतें थीं वो नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने उस स्थल को फिर से ढूंढा और ये बताया कि ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इस नगर की खोज भी सबसे पहले हुई थी। ये बात भी याद रखनी है। अब इन नगरों की क्या विशेषताएं थी इसके बारे में जानेंगे। लिखा है इन नगरों की क्या विशेषता थी। इन नगरों में से कई को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो जो नगर थे उन्हें 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित किया गया था। जो पश्चिमी भाग था वह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा जो था वह बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, इस बात को याद रखना है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। और जो दीवारें थीं वो पक्की ईंटों की बनी थी, ये भी याद रखना है।
कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महान स्नानागार कहाँ पर मिला था, तो वह मोहनजोदड़ो में बनाया जाता था। इस बात को याद रखना है। तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था, इसे भी याद रखना है। आगे लिखा है इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये है महान स्नानागार। आगे लिखा है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, तो ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। और जो महान स्नानागार मिला है वह मोहनजोदड़ो में मिला है, ये बात भी याद रखनी है। अब लिखा है भवन, नाले और सड़कें। यानी भवन किस प्रकार के होते थे, नाले किस प्रकार बनाए जाते थे और सड़कें किस प्रकार की वहां पर होती थी, इस बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा है इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यानी बीच में बनाया जाता था आंगन और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर 1 मंजिल के भी होते थे और 2 मंजिल के भी होते थे। अलग से एक स्नान घर भी घरों में होता था और कुछ घरों में कुएं भी मिले हैं। आगे लिखा है कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थीं। तो जो घरों की नालियां थी उन्हें सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और सड़कों की नालियां बड़े नालों से मिल जाती थी। आगे लिखा है नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो घरों के बारे में जान लिया, नाले किस प्रकार के थे और सड़कें जो है किस प्रकार की बनाई जाती थी, इस बारे में यहाँ पर लिखा है। अब लिखा है नगरीय जीवन। तो नगरीय जीवन कैसा था इसके बारे में लिखा है हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। तो नगर की जो खास इमारतें थीं इनको कैसा बनाया जाए, इनकी योजना जो लोग बनाते थे वह यहाँ के शासक थे और ये दूसरे लोगों को दूर दूर तक भेजते थे बहुमूल्य धातु, पत्थर और जो कीमती चीजें थी उनको मंगवाने के लिए। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि जो शासक लोग थे वो खूबसूरत मनकों यानी मोतियों और सोने चांदी के जो गहने यानी आभूषण होते थे
उनको अपने पास रखते थे। और नगर में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे और चीज़ों पर भी लिखते थे, लेकिन वो चीज़ें शायद बच नहीं पाई, लेकिन मोहरों के अवशेष जो हैं वह मिले हैं। आगे लिखा भी है, आगे लिखा है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो उस समय भी लोग यात्रा किया करते थे, दूर दूर से वस्तुओं को लाते थे। मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, तो ये अनुमान लगाया गया कि ये मिट्टी के खिलौने जो हैं उस समय के बच्चों के हैं, इनसे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पर इन चित्रों के बारे में लिखा हुआ है, लिखा है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें नाला। तो ये मोहनजोदड़ो की सड़क है और उनमें नाला बने हुए हैं, इसके बारे में लिखा है। ये कुआं है, तो कुएं के बारे में लिखा है। यहाँ ये कुएं का चित्र आप देख सकते हैं। ये मोहर है हड़प्पा की एक, इस वाले चित्र में जो छपी हुई है ये हड़प्पा की मोहर है। और लिखा है, इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। यानी इस पे जो लिपि लिखी हुई है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ ये मिट्टी के पके हुए खिलौने बने हुए हैं, यानी ये खिलौने जो हैं बनाकर फिर इन्हें आग में पकाया गया होगा। तो ये खिलौने हैं, इनसे बच्चे खेला करते थे। अब लिखा है नगर और नए शिल्प। लिखा है, आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो कांसा है वह किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है, तो यह तांबा और टिन की मिश्र धातु है, ये भी याद रखना है। तो कांसे और सोने चांदी जैसी धातुओं से आभूषण बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। तो इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वहाँ पर, तो उनमें ये सब मिले हैं, गहने मिले हैं, बर्तन मिले हैं। तो इन्हीं के बारे में आगे लिखा हुआ है। लिखा है, यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। यानी जो सबसे आकर्षक वस्तुएं वहां पर मिली हैं वे हैं मनके, बाट और फलक। आगे लिखा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ आप ये चित्र देख लीजिए और फिर इनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ऊपर जो चित्र ये है ये पत्थर के बाट हैं। आगे लिखा है, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। इस वाले चित्र के बारे में लिखा है मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्नीलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। तो ये जो मनके यानी मोती हैं इस तरीके से बनाए गए थे कि इनमें धागा को आराम से पिरोया जा सके।
इस चित्र में पत्थर के धारदार फलक छपे हुए हैं और इस वाले चित्र के बारे में लिखा है, इस चित्र के बारे में तो यहाँ लिखा है कढ़ाईदार वस्त्र। ये जो वस्त्र यहाँ पर छपे हुए हैं ये कढ़ाईदार हैं और लिखा है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये एक व्यक्ति की मूर्ति मिली थी और इसमें जो वस्त्र की जो पहने हुए दिखाया गया है वो वस्त्र जो है कढ़ाईदार हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं। आगे लिखा है संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। आगे लिखा है हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो वहां पर जो मूर्तियां मिली हैं, इसके अलावा और भी जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो ये अनुमान लगाया गया कि इनका निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया गया होगा। अब लिखा है अब यहाँ पर फेयंस के बारे में लिखा हुआ है, तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि फेयंस जो है किसे कहते हैं। लिखा है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर प्राप्त होते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फुटक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये जो फेयंस है ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू और स्फुटक पत्थरों को पीसकर उनका चूर्ण बनाया जाता था, फिर उसमें गोंद मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। फिर इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस परत का रंग या तो नीला होता था या हल्का समुद्री हरा। तो फेयंस से मनके यानी मोती बनाए जाते थे, चूड़ियां बनाई जाती थी, कानों में पहनने के लिए बाले बनाए जाते थे और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब लिखा है कच्चे माल की खोज में, यानी जो कच्चा माल है वह कहाँ से प्राप्त किया जाता था उसके बारे में लिखा है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ से मंगाई जाती थी। तो इसमें जो कांसे वाला प्रश्न है वो अक्सर ही पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कांसा तांबे और टिन की मिश्र धातु है।
इसके अलावा तांबे का आयात राजस्थान से किया जाता था और पश्चिम एशियाई देश ओमान से किया जाता था। जो टिन धातु है जिसमें तांबे को मिलाकर कांसे को बनाया जाता है, तो इसका आयात किया जाता था ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कर्नाटक से और बहुमूल पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे। इन सब बातों को याद रखना है। अब लिखा है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लिखा है लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी जो पौधों के अवशेष मिले हैं उससे ये पता चला है कि हड़प्पा में जो लोग रहते थे वो लोग गेहूं उगाते थे, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों भी उगाते थे। आगे लिखा है जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। तो जो हल वहां पर उपयोग किए जाते थे उनके अवशेष तो नहीं बचे, पर बच्चों के खेलने वाले जो खिलौने मिले हैं उनसे अनुमान लगाया गया कि हल इसी प्रकार के होंगे। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। सिंचाई के लिए लोग पानी का संचय करते होंगे और जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, तो इस तरीके का अनुमान लगाया गया। आगे लिखा है हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो जब सूखे का मौसम आता था तो जो मवेशियों के जो झुंड हैं उनको पानी की तलाश के लिए और चारे के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। आगे लिखा है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर के अवशेष मिले हैं तो उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर प्राप्त हुआ है उसका सूक्ष्म निरीक्षण किया गया, तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में बटे हुए थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। यानी हड़प्पा के जो कई नगर थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन धौलावीरा जो नगर था उसे 3 भागों में विभक्त किया गया था। आगे लिखा है इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अवलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। आगे लिखा है गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी
मिले हैं, यानी गीली मिट्टी पर दबाने से उसकी छाप छप जाती है उस पर, तो इस तरह के अवशेष वहां पर मिले हैं। इस चित्र को आप लोग देख लीजिए और यहाँ पर लिखा हुआ है लोथल का बंदरगाह। लिखा है यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती होगी। संभवतः यहाँ पर माल उतारा चढ़ाया जाता होगा। आगे लिखा है यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अदबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। यानी एक इमारत मिली है तो वहाँ पर पत्थर के टुकड़े मिले हैं, आधे बने हुए मनके मिले हैं, और मनके जिन उपकरणों से तैयार किए जाते हैं वो उपकरण भी वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो ये अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर मनके बनाने का काम किया जाता होगा। अब लिखा है मुद्रा और मुद्रांकन या मुहरबंदी किसे कहते हैं, इसके बारे में। लिखा है मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो इस तरीके से सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित भेजा जाता था। आगे लिखा, अब लिखा है सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी इस सभ्यता का अंत किस प्रकार हो गया, इस रहस्य के बारे में। लिखा है लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। तो इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। सिर्फ अनुमान लगाए गए कि वहां पर बाढ़ आ गई होगी या शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। तो इस तरीके से कुछ अनुमान लगाए गए कि इस प्रकार सभ्यता ये नष्ट हो गई। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।